नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले चुनाव ही ना लड़ सकें, लेकिन राजनीतिक दल हैं कि कुंभकर्णी नींद से जागने को ही तैयार नहीं है। ये तल्ख टिप्पणी है देश की सर्वोच्च अदालत की, वो भी देश की दशा और दिशा तय करने वाले सियासी दलों, जनप्रतिनिधियों को लेकर। दरअसल राजनीति के शुद्धिकरण की बेदाग नेताओं को टिकट देने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन दावों से उलट कड़वी सच्चाई ये है कि देश के माननीय सांसदों, विधायकों पर क्रिमिनल केस बढ़ते पाए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों और राज्यों को साफ और सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पूर्व निर्देशों की अवमानना पर देश के 8 दलों पर जुर्माना भी लगाया है। बड़ा सवाल ये है, क्या इस सख्ती का सियासी समीकरणों को साधने पर फोकस रखने वाले दलों पर असर पड़ेगा? चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। राजनीति में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दागी सांसद विधायकों पर मेहरबानी कब तक? सुप्रीम फैसले के बाद नींद से जागेंगे सियासी दल। राजनीति और खासकर चुनाव में बढ़ते अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को कानून बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा न देने पर बीजेपी, कांग्रेस समेत 8 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया। साथ ही ये भी कहा कि दलों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल डेटा 48 घंटे में बताना होगा। मामले पर सर्वोच्च अदालत ने दलों को कुछ सख्त हिदायतें दी हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मामले हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं हो सकते। राज्य सरकारें संबंधित हाईकोर्ट की इजाजत के बिना केस वापस नहीं ले सकेंगी। कोर्ट ने केंद्र को भी ऐसे लंबित मामले में 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अपने चीफ जस्टिस को लंबित मामले और उनके निपटारे की पूरी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों में सीबीआई कोर्ट और अन्य कोर्ट सांसद, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखें। साथ ही सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक ट्रायल के जल्द निपटारे की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच गठित करेगा। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्खी की सबसे बड़ी वजह रही है पिछले निर्देशों की अवहेलना। निगरानी के बीच भी जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक केस बढ़ते दिखे। दिसंबर 2018 में सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले 4112 थे, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 4859 हो गए। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो साल 2020 में एमपी सांसदों पर कुल 8 क्रिमिनल केस दर्ज हुए, जिनमें से 3 सीरियस क्रिमिनल केस थे, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 1 सांसद पर क्रिमिनल केस दर्ज पाया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 में से 24 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जबकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामों के मुताबिक कुल 93 विधायकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो अपेक्षाएं की है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत की राजनीति को रेखांकित करने वाला है और निर्णायक स्थिति को भी इंगित करने वाला है। निश्चित तौर पर आज सवालिया निशान पूरे लोकतंत्र पर है और हम चाहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण थमना चाहिए, लेकिन एक से गलवैया दूसरे से धुतकार ये संभव नहीं है। किस प्रकार को आपराधिक छवि मान रहे हैं, किस किस धारा को, किस किस प्रकरण को, किस किस क्राइम को, पूरा जब गाइडलाइन आ जाएगा तो उसको देख करके फिर निर्णय किया जाएगा, फिर सरकार उस पर निर्णय करेगी। माननीय न्यायालय ने यदि कोई टिप्पणी किया है तो मैं समझता हूं कि इस स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्र न्यायपालिका ने यदि कोई बात कही है तो बहुत बड़ी है इस देश के लिए और हम सब के लिए। जन सेवा का संकल्प लिए विधायकों, सांसदों पर क्रिमिनल केस होना वैसे भी काफी गंभीर मामला है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ये बताती है कि पिछले निर्देशों के बावजूद इस पर सियासी दलों से लेकर सांसद, विधायकों तक पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस मसले पर संजीदगी न देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त टिप्पणी की है और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और निर्देशों का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
शीर्ष कोर्ट को ये टिप्पणी क्यों करना पड़ी? बिहार चुनाव के दौरान 13 फरवरी 2020 को निर्देशों के पालन न करने पर बीजेपी, कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के खिलाफ अवमानना के कार्रवाई के अनुरोध की जब सुनवाई चल रही थी, तब कोर्ट को ये टिप्पणी करना पड़ी। अब कोर्ट की टिप्पणियां कितने मायने रखती हैं, निर्देश कितने मायने रखते हैं, राजनीतिक दल उसको कितना मानते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। और इस पर कितनी भी चर्चा की जाए, जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि जैसे जैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ये उतना फैलता जाता है, रक्त बीज की तरह फैलता है। जैसे भ्रष्टाचार की बात की जाती है, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाता है ये ज़्यादा भ्रष्ट है, हम कम भ्रष्ट हैं, लेकिन जब सरकार आती है तो सबका अपना अपना तरीका होता है। इसी तरह जो अपराधी हैं उनको डील करने का भी अपना अपना तरीका होता है। फला सरकार में कोई अपराधियों को प्रशय दिया जाता है, दूसरी सरकार में वो अपराधी बदल जाते हैं, लेकिन अपराध नहीं कम होता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ पर अपराध कम होता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में पता नहीं होता है कि नहीं होता है, राजनेता बहुत बेहतर समझते हैं। इससे अलग एक चीज़ और है, यदि राजनेता स्वयं किसी अपराध में शामिल नहीं है लेकिन वो लोगों को प्रशय देता है, उसके पास ऐसे लोग हैं जो गुंडे हैं या जो गलत काम करते हैं, सट्टा खिलाते हैं, जुआ खिलाते हैं या लोगों को धमकाते हैं, ब्याज पे पैसा चलाते हैं और ब्याज पे पैसा चला के लोगों से एक्सटॉर्शन टाइप से पैसा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग राजनीति में उसको बेहतर समझते हैं और उनको मालूम है कि राजनीति में कितना अपरिहार्य है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है तो हमको चर्चा करना ज़रूरी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ से केदार कश्यप जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, अरविंद नेताम जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, सुशील त्रिवेदी जी हैं पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं, शंकर लाल तिवारी जी हैं जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और रामकिशोर दोगने पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, हरदा से विधायक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बड़ा कार्यक्रम है, 1 घंटे का कार्यक्रम है और हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में रहे हैं। उन्होंने राजनीति को बहुत लंबे अरसे तक देखा है, अनुभव किया है और उनके अपने अनुभव भी हैं। सुशील त्रिवेदी जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, राजभवन का उनका अनुभव है। सबसे पहले शुरुआत त्रिवेदी जी से करते हैं। त्रिवेदी जी, आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो कितना मायने रखेगी, उसके जो निर्देश हैं वो कितने मायने रखेंगे, और टिप्पणी और निर्देश के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेचारगी एक तरह से दिखाई है, ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। जिन मामलों में उसको निर्देश देना, सिर्फ उन मामलों में निर्देश दे सकता है, बाकी मामलों में उसने राजनीतिक दलों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप उसको कैसे लेते हैं, या फिर दूसरे तरह से देखा जाए तो जनता उसको कैसे लेती है, मतदाता उसको कैसे लेता है, इस पर छोड़ दिया है। शिरीष जी, अभी आपने अपनी बात शुरू करते हुए एक बड़ी मुद्दे की बात की थी कि जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पे आरोप लगाते हैं, पर वो जब सत्ता में आते हैं तो वही कार्य चलता रहता है। चुनाव के मामले में सन 1950 में जो जनप्रतिनिधि कानून बना, 1951 का जो बना, उसमें सारे के सारे अपराध वर्णित हैं, किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों का अपराध माना जाएगा और किस आधार पर लोगों को निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद से मानिए कि भारतीय राजनीति 1967 एक क्रांतिक बिंदु है, जबकि जिसको कहें नैतिक मानदंडों का गिरावट शुरू हो गई। और उसके बाद से एक और बड़ी बात है कि पहले चुनाव लड़ने के लिए हमारे राजनीतिक दल इस तरीके से पैसे वालों की या बलशाली लोगों की मदद लेते थे, लेकिन जब पैसे वालों को पता लगा, जब बलशाली लोगों को पता लगा कि हम अपने दम पे एक उम्मीदवार जिता सकते हैं, हम खुद ही क्यों न चुनाव लड़ें। ये टिप्पणी सन 1996 में एक कमीशन ने की थी। इसलिए ये बात आज से 25-30 साल से लगातार चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने कई बार प्रस्ताव दिए सरकार को, सरकारें आती रही, बदलती रही। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सब हाई कोर्ट भी कई बार इस तरीके से देता रहते, पर हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो इस मामले में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, वो तो
सूचना के अधिकार को भी लागू करने को तैयार नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप जिस कैंडिडेट को चुनते हैं उसके बाबत जो विवरण है आप दीजिए, क्योंकि अगर सूचना का अधिकार लागू होता तो पहले ही पता लग जाता। पर सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ा और ये कि नॉमिनेशन के वक्त आप अपनी जानकारी दीजिए कि आपका क्या आपराधिक प्रकरण है, उसको भी छुपा जाना। तो अर्थ ये आपका जो बुनियादी सवाल है मैं उस पर आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, पर हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि राजनीतिक व्यवस्था पर यह टिप्पणी उसी प्रकार से है जैसे किसी पत्थर के ऊपर पानी डाला जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आपने खुद ही कहा कि लगातार चुनाव दर चुनाव आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो विधानसभा का मामला हो चाहे संसद का मामला। और तो और इवन राज्यसभा में भी इस समय जो राज्यसभा है उसमें भी राजनीतिक दलों को, हम जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव होता है पर वास्तव में वो तो एक नामांकन ही होता है, वहां भी इस तरीके लोग किया जाता है। एक और बड़ी बात है, एडीआर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, अच्छी बात है, बड़ी चिंता की बात है, यह हमारे मतदाताओं पर भी लागू होता है। एडीआर की टिप्पणी यह है कि ऐसे लोग जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं बजाय ऐसे व्यक्ति के जिसका कि चरित्र पूर्णतः निर्मल है, पूर्णतः पारदर्शी है। और इसीलिए श्री जी आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि समाज में जो बहुत अच्छे लोग हैं जिनको चाहती कि वो चुनाव लड़े, वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि न वो किसी प्रकार के आर्थिक अपराध में संलग्न है, न किसी प्रकार के निर्वाचन के भ्रष्ट आचरण में संलग्न, न निर्वाचन संबंधी किसी अपराध में है। और बड़ी बात यह है, अगर ये कहा जाए कि कौन से अपराध है, ये अपराध तो पूरे वर्णित हैं। जो जनप्रतिनिधि कानून 1950 है, जनप्रतिनिधि कानून 1951 है, उनमें स्पष्ट रूप से इनका वर्णन दिया गया हुआ है। उसके अलावा जो हमारा निर्वाचन कानून है उसमें भी दिया गया है। एक और बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि ये जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके विरुद्ध इस तरीके से केस चल रहे हैं उनका निराकरण तेजी से किया जाए। अब मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पे भी खुद न्यायालय को भी आगे आना पड़ेगा कि वो इन पर, हम देखते हैं कि राजनेताओं से संबंधित प्रकरण बड़े लंबे खींचते चले जाते हैं, जल्दी निराकरण होता नहीं है। उनके विरुद्ध जो अपराध लगते हैं उन अपराधों की जांच में देरी होती है, उन अपराधों का न्यायालय में निराकरण में देरी होती है। इसलिए मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका एक हिस्सा उन पर भी लागू होता है कि वो न्यायालय के जो हमारी न्यायपालिका है उसको भी तय करे कि इन मामलों का निराकरण जल्दी से हो। और अब बड़ी बात है, नंबर 1 बात है, हमारे सभी राजनीतिक दलों को आकर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर उनको आपराधिक तत्वों से मुक्त होना है तो जो भारत निर्वाचन आयोग ने 2004 से प्रस्ताव दिए हैं, हमारे लॉ कमीशन ने, हमारे जो दूसरे अन्य कमीशन ने जो भिन्न प्रस्ताव दिए हैं उनको माने। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं कही, ये सारी बातें पहले से चली आ रही हैं। सिर्फ हमारा जो नया मीडिया आ गया है, नया सोशल मीडिया आ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इसका इस तरह प्रसार किया जाए। चलिए, अरविंद नेताम जी भी हमारे साथ हैं। नेताम जी, आपको राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब तरह की राजनीति का आपको अनुभव है। आपका अनुभव क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को कैसे देखते हैं? और इसका निराकरण कैसे होगा? इसका समाधान कैसे निकलेगा? समाधान निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा? आपको क्या लगता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ये ऐसा मसला है, मैं काफ़ी साल से पार्लियामेंट में रहा हूँ और समय समय पे पार्लियामेंट में भी और राजनीतिक पार्टियों में भी चर्चा होती रही है कि चुनाव में जो सुधार होना चाहिए, विकृतियाँ आ गई हैं, खराबियाँ हैं बहुत से, वो कैसे दूर किया जाए, ये समय समय पे चर्चा होती रही है। पर दिक्कत ये है कि इस देश में कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं को बहुत से निर्णय लेना है। वही अगर इसमें
निर्णय लेने में देर करें या उसमें सही निर्णय ना हो तो ये बीमारी तो बढ़ता जाएगा। जो अंग्रेजी में एक जो शब्द है हाइपोथेसिस, तो ये जो शब्द है इसका 100% देश के राजनीति में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है या जो टिप्पणी किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक हिम्मत के साथ में ये टिप्पणी आई है और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत गंभीरता से आगे बढ़े और सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से मुझे लगता है कि देश में चुनाव में जो विकृतियाँ हैं, खराबियाँ हैं, उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। एक दो चीज़ें जो टिप्पणी किया गया है जो बहुत काबिल तारीफ़ है कि जो भी राज्य सरकारों को विड्रॉ करने की अपराध को, जो राजनीतिक अपराधी हैं उनके अपराध को विड्रॉ करने की पावर है, उसको कहीं न कहीं लगाम लगाने की कोशिश किया गया है कि अब हाई कोर्ट के बिना अनुमति के कोई राज्य सरकार जो राजनीतिक अपराधियों का जो केस है वापस नहीं होगा। ये बहुत अच्छा एक दिशा निर्देश है। दूसरा, जो राजनीतिक अपराधी हैं उनके बारे में सभी राजनीतिक जी आप अपनी बात कह सकते हैं पूरी। हाँ बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं जो कह रहा था, ये जो हाँ, ये कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइन आया है, ये पूरी राजनीतिक दल के लिए, देश की सरकार के लिए और हाई कोर्टों के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी है। इस सब के लिए एक अच्छा गाइडलाइन है और मैं समझता हूँ कि इस गाइडलाइन से कहीं ना कहीं अगर अमल ठीक से हुआ तो बहुत कुछ इसमें सुधार आ सकता है, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। नेताम जी, जिस तरह से त्रिवेदी जी ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसकी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आपराधिक छवि वाले जो नेता हैं उनके जीतने की प्रत्याशा यानी संभावना ज़्यादा होती है, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय समाज में रॉबिन हुड जैसी छवि वाले नेताओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है कि वो एक तरफ अपराध करके पैसा कमाते हैं, चाहे वो माइनिंग एक्टिविटीज़ में इलीगल माइनिंग करते हों, चाहे वो उनका एक्सटॉर्शन का उनका कारोबार चलता हो, चाहे वो भूमाफिया हो, इस तरह के लोग कहीं से पैसा कमा रहे हैं और कुछ जगहों पर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को या फिर कुछ ऐसे चैरिटी के काम करके वो अपनी रॉबिनहुड वाली छवि बनाकर फिर अपने आप को मीडिया के माध्यम से, दूसरे मंचों के माध्यम से, सामाजिक मंचों के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हैं और फिर पार्टियों में फंड देके चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इसका क्या समाधान है? नहीं, जो अगर ये जो जैसा मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है, अगर यो गाइडलाइन को पालन किया जाए और जितने अपराधी तत्व हैं इनके मामले अगर कोर्ट में, अदालत में या फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर लगाए जाए तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें ये तो नहीं कहता कि भारत की राजनीति में बिल्कुल सुधार हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस दिशा में निश्चित है अगर सरकार में विल पावर, इच्छा शक्ति होगा तो निश्चित है राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर उसका कहीं ना कहीं रास्ता राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां निकालने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी इतना बढ़ गया है इस देश में कि हमारे शरीर के आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमने अपने समय में ऐसा कभी देखने का मौका मिला नहीं और ना ही अनुभव रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बीमारी है और इस बीमारी को कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया, मैं इसको स्वागत करता हूँ। चलिए, हमारे साथ इस समय शंकर लाल तिवारी जी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। तिवारी जी, सुशील त्रिवेदी जी ने एक खास बात कही है सूचना के अधिकार को लेकर। आपकी जो एनडीए की सरकार आई केंद्र में, उसने सूचना के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया है, उसने अलग अलग तरह से उसको कर्टेल करने का प्रयास किया है ताकि लोगों तक जानकारी ना पहुंचे। और
जब 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय जो लोकपाल को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चला था, उसकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई केंद्र में एनडीए वाली, उसने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। उसका नतीजा ये है, भले प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार हो सकते हैं और सख्त हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी है उनकी, वो उस तरह से, आपकी पार्टी जो है वो उस तरह से उतनी पाक साफ नहीं दिखती। मैं त्रिवेदी जी की कई बातों का खंडन मंडन नहीं करूंगा, इसलिए कि त्रिवेदी जी ने बहुत ही उपयुक्त बातें और उनका अपना जीवन का एक अनुभव रहा और उन्होंने मार्गदर्शन किया है। पर यह कहना कि सूचना के अधिकार को एनडीए संकुचित करना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ ये बहुत न्यायसंगत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसके पीछे एक तो जो उसका तमाम लोग दुरुपयोग करते हैं, ज़बरदस्ती की कई प्रकार की अपेक्षा करने लगते हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत, और दूसरा देश की सुरक्षा और देश की अन्य जो गोपनीय बातें हैं उनको सूचना के अधिकार के अंतर्गत और वो सार्वजनिक न हो, ताकि देश की सुरक्षा और देश के अंदर भी जो वातावरण कानून व्यवस्था का है वो बना रहे। बाकी मैं नहीं मानता इस बात को कि कांग्रेस ने सूचना के अधिकार को चालू किया और बीजेपी उसको कोई कमज़ोर करना चाहती थी। तिवारी जी, आपकी बात मान ली जाए कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो दस्तावेज हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए, वो सूचना के अधिकार में नहीं मिलने चाहिए। आपकी ये बात भी मानी जा सकती है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि, यदि मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो जैसे कोर्ट का भी ये मानना है कि जो 498 है दहेज प्रताड़ना अधिनियम है, उसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपयोगी नहीं है। तो उस अधिकार कम करना, जो लोगों के अधिकार कम करना, कांग्रेस ने एक बड़ा हथियार दिया था देश के लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, वो लड़ाई कमजोर होती दिखती है। नहीं, ये मांग बहुत पहले, सूचना के अधिकार की मांग काफ़ी लंबे समय से हुई और ये कार्यकाल कांग्रेस का रहा जिसमें ये कानून बना। पर यह बात जो आपने मानी है, जो मैंने कही थी, कहीं कोई उद्देश्य ये नहीं था कि सूचना के अधिकार पर कोई कटौती या कटोतरा की जाए, और उसी का नतीजा है कि सूचना का अधिकार आज देश के अंदर आम आदमी के लिए उपयोगी है, ज़रूरत भरा है और वो उसी ढंग से चालू भी है। कहीं कोई उसमें कोई कमी या किसी तरह का कोई उसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ। और एनडीए की सरकार के समय आज भी सूचना के अधिकार के मामले में जो नियम थे कि यदि समय पर सूचना नहीं दी गई तो दंडित किया जाएगा, ये सारी कार्रवाइयाँ आज भी चल रही हैं। और इसलिए इसमें भाजपा कतई नहीं चाहती थी कि सूचना के अधिकार को रोका जाए। अगर कुछ मित्रों को ऐसा लगा तो उसके पीछे भावना इतनी थी कि देश की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य जो जरूरी कुछ चीज़ें हैं उनको छोड़ करके और देश की सूचना का अधिकार को निरंतर एनडीए ने भी लागू करके रखा है, ये सामने दिखता है। तिवारी जी, जब आपकी पार्टी बहुमत में नहीं हुआ करती थी, जब सरकार नहीं बनाती थी, तब आपकी पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही थी, जिस चीज़ के लिए आप कांग्रेस को लगातार कोसते थे, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते थे, जब आपकी पार्टी सत्ता में आई तो कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा अपराधियों का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, सामने आने लगे। ऐसा क्यों हुआ? आपकी पार्टी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों पर दंड लगाया है उनमें आपकी पार्टी के लोग भी हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बात का और बहुत उत्तर तो नहीं दूंगा, पर आपने पूछा है तो कुछ कहूँगा। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले अगर आप याद करेंगे तो मोदी जी की सरकार आने के पहले जो पिछली सरकार गई जिसमें अन्ना हजारे के अनशन वगैरह भी हुए, वो मैं सोचता हूँ भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष था पिछली मनमोहन सिंह की सरकार के समय। आज पिछले जितने दिनों से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं देश के अंदर,
एक भी उदाहरण भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के और न मीडिया में कहीं आया और न विपक्ष ने कहीं रखा और न अन्य सूत्रों से आया। इसलिए भ्रष्टाचार का जो उच्च स्तर था भ्रष्टाचार का कि तमाम मंत्री जमानत करा रहे हैं, तमाम मंत्री जेलों में हैं, वह स्थिति भाजपा के अंदर दूर दूर तक नहीं रही और न भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर, न माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं रहे। ये हम सबका सौभाग्य रहा है। ये मैं अहम के कारण नहीं कह रहा हूँ, न कोई ईगो है इसमें, ये वास्तविक स्थिति है। अब रह गई बात अन्य जो आपने दूसरे भ्रष्टाचार के साथ साथ कही, तो जहाँ तक अन्य बातें हैं तो वो अकेले भाजपा पर लागू नहीं हो रही। अभी त्रिवेदी जी ने बताया कि ये प्रयास बार बार किए गए हैं और आज भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी प्रयास को आगे पायदान में ले जाने वाला साबित हो, ये हम सब की भी कामना है। और आप देखिए एक बात और छन के आई कि मुकदमा कायम हो गया। अब मुकदमा कायम होने के बाद यह भी स्पष्टता होनी चाहिए, गाइडलाइन अभी आएगी और उस गाइडलाइन का पालन मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग करेंगे, सारे देशवासी, सारे राजनीतिक दल करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की भावना का। और वो गाइडलाइन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि तमाम राजनीतिक आंदोलनों में चाहे सत्तारूढ़ दल कोई रहे, विपक्षी दल कोई रहे, कई बार विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को और मुकदमों से लाद दिया जाता है। वो छोटी मोटी पिकेटिंग करें, धरना करें, चक्का जाम करें, बंद करें और सार्वजनिक नेचर की बात से करें, और ये वो निरंतर आज़ादी के बाद से चलता रहा देश के अंदर। तमाम क्रिमिनल केस उन पर लगा दिए जाते हैं। एक बार गाइडलाइन बन जाए कि गाइडलाइन के अंतर्गत ये चोरी का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा, हत्या का मुकदमा, इन अपराधों को की वंचना होनी चाहिए। तो मैं तिवारी जी आपकी बात एकदम सही है कि सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन आ जाए तो उसमें कम से कम जो राजनीतिक प्रदर्शन है, राजनीतिक जो चीज़ें हैं जिसको लेकर अपराध दर्ज होते हैं, जो आपने बताया चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, किसी के ऑफिस के बाहर जो बैठते हैं धरने पे, उस सब चीज़ों को लेकर खैर सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा। हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी भी हैं। दोगने जी, जिस तरह से तिवारी जी बता रहे थे कि केंद्र सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी कोई भ्रष्टाचार की बात सुनाई में नहीं आती, आपराधिक छवि वाली बात भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार बनी है अभी, आपकी पार्टी की सरकार गिरने के बाद। आपका क्या अनुभव कहता है? मध्य प्रदेश सरकार में कई मंत्री ऐसे रहे जिन पर कई तरह के गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं, जेल में भी रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री। उसके बारे में और जो शंकर लाल तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बोला, आपका अनुभव क्या कहता है? कोतवाल तो डर आएगा। आप अगर कोतवाल वही खुद ही बैठे सरकार में, तो क्या अपराध कैसे पंजीयन होंगे, उसकी जांच कैसे होगी, भ्रष्टाचार की जांच कैसे होगी? वो होना ही नहीं है। जब सरकार हटेगी तब जांच होगी, जब पता लगेगा। आप ये राफेल की समझे, आपने देखा है कि जब 600 साढ़े 600 का प्लेन राफेल जो है 16,000 करोड़ में आ रहा है, आप देख रहे हैं दूसरे आइटमों में मध्य प्रदेश में भी कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये उसकी बात की जाएगी जब तक सरकार की गठन नहीं होगा। आपने देखा डंपर कांड हुआ, आपने रेत कांड हो रहे हैं, तो कौन जांच कर रहा है? जांच हो रही है। आज रेत के डंपर कितने चल रहे हैं, आप भोपाल में रहते हैं, कितना ज्यादा उसको चल रहा है, कौन बोल रहा है इसके पीछे? दूसरे भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट हो रहा है, कौन बोल रहा है? कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए सरकार अभी है, इसलिए इसकी बातें हो रही है। सरकार जब हट जाएगी तब जांच होगी, सब पता लग जाएगा क्या हुआ, व्यापक घोटाला किसने किया, किसकी सरकार में हुआ है, घोटाले जिससे हो रहा है, किसको कर रहा है? सरकारें चला रहे हैं और सरकार चलाने के साथ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनकी जांच भी कर रहे हैं। आप इनका ये कहिए, ये आपराधिक प्रवृत्ति वाला अपन जो बात आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया है निर्णय कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों को नहीं सरकार को बनाना चाहिए। मैं उसकी बात कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही बोला, सुप्रीम कोर्ट की बात से हम सहमत हैं। और उसमें एक चीज और होना चाहिए कि अभी वर्तमान में हम देखें कि फर्जी अपराध बहुत सारे राजनीतिक नेताओं की लगा दिए जाते हैं। जैसे आपने ही बताया धरने प्रदर्शन भी अपराध भी लगा दिए जाते हैं। तो ये अपराध भले नहीं हो, गंभीर अपराध वाले हो, और गंभीर अपराध में सबसे जो आरोपी है भाजपा के ही है। आज हम देखें कि हमारे पास 56 आपराधिक मामले भाजपा के लोगों के ऊपर है, जिसमें 28 गंभीर अपराध है। कांग्रेस के भी है 34 से 15 से गंभीर है, पर
भाजपा के 28 बहुत गंभीर अपराध है। इस गंभीर अपराध को प्रतिबंधित करना चाहिए, इसको चुनाव लड़ने की परमिशन भी नहीं देना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गंभीर अपराध वालों को चोरी डकैती या दूसरे टाइप या महिला अत्याचार और उससे उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए, तो आयोग को नियम बनाना चाहिए, सरकार को बनना चाहिए। इसके अंदर दोगने जी मध्य प्रदेश में एक लोगों की कॉमन शिकायत रहती है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ती है, और ये अनुभव भी लोगों का कहता है कि 80 से 90 का दशक एक ऐसा दशक था जब उस तरह के लोगों का मध्य प्रदेश की राजनीति में और या फिर लोकल राजनीति में, जिलों की राजनीति में प्रभाव रहा है। इस बारे में जानना चाहूँगा आपकी राय। कि आपकी पार्टी, जैसा आपने आंकड़ों से बताया कि आपकी पार्टी में कम अपराधी हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी में अपराधी ना ही हो? नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि अपराधी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बाकी ये है कि ज्यादा अपराधी, और ये आप बता रहे हैं कि कांग्रेस कभी कांग्रेस को हमेशा की आपने देखा है, कांग्रेस की सरकार ने ही कांग्रेस के मंत्रियों को नहीं पाया। आपने केंद्र में भी देखा, उसमें भी देखा, आपने दूसरे प्रकरणों में भी देखा, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने ही हटाया, हमको जेल भी भिजवाया। भाजपा बता दें कि सरकार 5 साल से 15 साल 16 साल से विधायक को कार्रवाई नहीं करते, ये बचाते रहते हैं और बात कर रहे हैं। आपके कितने बड़े बड़े गंभीर अपराध वाले जिन्होंने किया, वो लोग भी है, किसी ने लाशें गायब कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, बहुत सारे गंभीर अपराध वाले लोग हैं, इनका प्रतिबंध होना चाहिए। जिसके ऊपर अगर नॉर्मल अपराध है, धरना प्रदर्शन के अपराध है या छोटे मोटे अपराध है, तो भावना के कारण विरोध करने के कारण सत्ता वाले वो अपराधों को छोड़कर गंभीर अपराधों को पूरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ जो है वो देश के अन्य राज्यों की तुलना में शांत प्रदेश है। यहाँ आपराधिक छवि के लोग राजनीति में लगभग नहीं के बराबर हैं। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये आ रही है, तो आपकी पार्टी में जिन 4 लोगों पर अभी मामले दर्ज हैं, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है, आपकी पार्टी लंबे समय तक 15 साल तक सत्ता में रही है, आपका अनुभव क्या कहता है कि ऐसे लोग जब पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं और राजनीति का अपराधीकरण कैसे होता है? केदार जी, आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? आए हैं वो स्वागत योग्य है और हम सभी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शिरीष जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जी शिरीष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं वो स्वागत योग्य हैं और हम सभी पार्टी के दृष्टि से इस निर्देश का हम स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे निर्णयों का आगे बढ़ कर के स्वागत किया है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, छत्तीसगढ़ बहुत शांत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रथम जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का और अभी का जो कार्यकाल है, लगातार राजनीतिक द्वेष के कारण से ऐसे आपराधिक मामले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लग जाते हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्देश हैं ये केवल एक पार्टी के लिए नहीं है, पूरे सभी दलों के लिए है। और ऐसे में यदि किसी के साथ में अन्याय होता है, कहीं पर यदि सरकार की योजना नहीं पहुंचती है, तो वहाँ पर यदि पार्टी का जो दायित्व है, विपक्ष होने के नाते यदि हम लोग का दायित्व बनता है, तो हम तो वहाँ पर धरना भी करना पड़ता है, वहाँ पर हमको कहते हैं आंदोलन भी करना पड़ता है। तो ये सारे मामले तो आते हैं, लेकिन उसके आधार पर यदि राज्य सरकार यदि आपराधिक प्रकरण बनाता है एक राजनीतिक मामले लेकर के, तो ये बड़ा दुखद विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार रही, लेकिन कभी भी इस तरीके से द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं की। और आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक वातावरण सा है
और राज्य सरकार में बैठे हुए कांग्रेस के लोग आज जिस तरीके से एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि जो राजनीतिक शुचिता है वो लगभग ख़त्म होते जा रही है। निश्चित तौर से स्वच्छ राजनीति के लिए और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के लिए ये जो निर्देश है उस निर्देश का यहाँ पर पालन हो, ताकि यहाँ के निचले स्तर की आवाज़ ऊपर स्तर तक पहुँच सके। केदार जी, आपने एक बात की कि जिस तरह से राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, मामले दर्ज हो रहे हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, एक बात। दूसरा, आपने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ठीक से नहीं है और आपकी पार्टी इसका स्वागत करती है। राजनीतिक मामलों को उस तरह से क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब आपकी पार्टी की सरकार थी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए ईओडब्ल्यू में, वो किस श्रेणी में आते हैं? पहली बात तो ये। और दूसरा, आप अपनी पार्टी के ऐसे 5 बड़े नेताओं के नाम बताइए जिनके खिलाफ राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल में कोई गंभीर मामला दर्ज किया हो। नहीं, देखिए, जो भूपेश बघेल जी का मामला है वो तो उन पर केस तो दर्ज हुआ था और उस पर तात्कालिक रूप से कार्रवाई करके उनको वहाँ पर रिहा भी किया गया। लेकिन जहाँ तक हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण बन रहे हैं निचले स्तर पे, बड़े स्तर पे नहीं, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर, आप हमारे, यदि मैं जगदलपुर की बात करूं तो जगदलपुर में यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने की कोशिश, वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश इन कांग्रेस के नेताओं ने की। इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं, इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर ये प्रशासन का उपयोग करके किस तरीके से दबाव बना करके हमारे कार्यकर्ताओं को बिखेरने का काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं से आने वाले समय में इस एक राजनीति के लिए एक उदाहरण न बने। और जिस तरीके से यहाँ पर मामले आ रहे हैं, आप देखिए कि हमारे जितने यहाँ पर कार्य करने वाले हैं, चाहे हमारे प्रशासन के अधिकारी हों, उनके ऊपर भी ये लोग डालते हैं, केस करने से पीछे नहीं हटते, उनके ऊपर उनके साथ में गुंडागर्दी करने से पीछे नहीं हटते। तो ये तो पूरे प्रदेश का मामला है। और आप देखिए कि हमारे क्या कहते हैं, धमतरी में हमारे जिला पंचायत के एक सदस्य को वहाँ पर कांग्रेस के इस सरकार में किस तरीके से उनको पीटने के कार्रवाई की गई। और भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं, यदि आप कहें तो मैं उन सारे मामलों को मैं गिना सकता हूँ जहाँ पर कांग्रेस के सरकार में इन लोगों पर कार्रवाई की गई और इनके ऊपर दबाव बनाया गया। और इस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर जैसे कहते हैं, एक मामला आया यहाँ का चपका का मामला आया, यहाँ पर 165 जो आदिवासी लोग हैं, जहाँ पर 144 की धारा लागू थी, वहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई जन सुनवाई का कार्यक्रम के दौरान। तो कहीं ना कहीं से ये सरकार तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है कि जनता कोई जमीन पे आकर के अपनी बात न रख सके। यहाँ पर कोई किसी को अधिकार नहीं है। यहाँ पर ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं। यहाँ का आप लोगों ने देखा कहते हैं, सिलगर की घटना हुई, सिलगर में हमारे कहते हैं 4 कहते हैं आदिवासियों को मौत के घाट उतारा गया। पर सरकार में न गृह मंत्री कुछ बोले न मुख्यमंत्री कुछ बोले, तो ये किस बात को दर्शाता है? कहीं ना कहीं से सरकार को इस बात को निर्णय करना चाहिए और ऐसे विषयों को संज्ञान में लेकर के उनका यहाँ पर रफा दफा करना चाहिए, वहाँ पर उनको न्याय मिलना चाहिए। पर इस सरकार में वो न्याय हमारे लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है। केदार जी, आपकी बात को बहुत हद तक यदि सही मान भी लिया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हो रहे हैं, आप ये शायद नहीं भूले होंगे जब अंतागढ़ कांड हुआ था तो जो निर्दलीय विधायक थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो धमतरी के कांग्रेस के एक नेता के यहाँ थे। आपकी पार्टी की सरकार थी, पुलिस ने किस तरह से उस नेता को उठाया और वहाँ से किस तरह से उम्मीदवारों को उठाया गया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो तो राजनीतिक लड़ाई लोगों की चलती रहती है। और जो आपने जगदलपुर की घटना बताई, तो यूथ विंग दोनों पार्टियों के आपस में झगड़ते रहते हैं, जैसे ABVP, NSUI, युवा मोर्चा, यूथ कांग्रेस, इनका झगड़ा चलता रहता है। बात राजनीतिक अपराधियों की हो रही है जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं। नहीं, ये यूथ विंग का झगड़ा नहीं है, ये टोटल
टोटल कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। कांग्रेस ने इस तरीके से प्रायोजित किया और हमारे लोगों के ऊपर आपराधिक प्रकरण बनाने की कोशिश की और लगातार इस तरीके से दबाव ये इस सरकार में हो रहा है। यहाँ पर तो जिस तरीके से बीजेपी के लोगों के नहीं बल्कि आम लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। आपने देखा कहते हैं पिछले बार कहते हैं फरस गांव में जब धान बेचने के लिए हमारे आदिवासियों पर किस तरीके से डंडा बरसाया गया, तो ये घटना इनके सरकार में होता है। यहाँ पर धनौरा में हमारी बेटी के साथ में बलात्कार होता है, वहाँ FIR नहीं लिखा जाता। तो लगातार तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही है। मंत्री जी के कहते हैं पुत्र का नाम जमीन हड़पने में नाम आ रहा है, जो भी प्रिमिटिव ट्राइब्स के। तो ये तो ऐसे मामले इस सरकार में लगातार आ रहे हैं और ये सरकार उसमें चुपचाप बैठी हुई है और लगातार ऐसे मामलों को प्रश्रय दे रही है। कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है केदार जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो उम्मीदवारों के संदर्भ में है, जो नेता मौजूदा हैं उनके संदर्भ में है। तो क्या आप ऐसे 5 नेताओं का नाम बता सकते हैं कांग्रेस के जो जिनके ऊपर गंभीर अपराध दर्ज हैं या आपकी निगाह में वो गंभीर अपराधी हैं और विधायक हैं या मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में? वर्तमान में मेरे पास में अभी इसके रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो तो कई मामलों में लिप्त रहते हैं। और जो ये तो आपने कहा ना कि ये स्वयं नहीं करते, लेकिन उनके जो क्या कहते हैं बाहुबली हैं उनके माध्यम से ये पूरे सभी पार्टियों का वो हाल है। तो ये केदार जी, तो इनकी राजनीति है, सभी पार्टियों का ये हाल है, लोगों को झोंकने का काम करते हैं। सभी पार्टियों का हाल नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी में हाल है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जब से यहाँ पर आप देखिए केंद्र में जब से कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से कोई इस तरह के भ्रष्टाचार का मामला आया नहीं, कोई घोटाला का मामला आया नहीं। तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब किस तरीके से जमीन से लेकर के आसमान तक को बेचने की कार्रवाई कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने की थी। तो ये तो इस कांग्रेस की नीति रही है, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कहते हैं रामकिशोर जी हर मामले में तो कांग्रेस की सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया। रामकिशोर जी आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं केदार कश्यप जी ने। जैसे आपने देखा केदार कश्यप जी ने आरोप लगाए, आरोप के साथ में नाम भी बता पा रहे हो कि कौन कौन है। आपने 5 नाम बोले हैं, 5 नाम बता पा रहे हैं। तो ऐसे नाम ऐसे बताने से थोड़ी होता, जबरदस्ती आरोप लगाने से कुछ होता। आप खुद अपने जाके आपकी पार्टी में कितने अपराधी है, किस तरह से अपराध करते हैं और किस तरह से ये काम कर रहे हैं। आज जमीनों में कब्जा, दूसरे अवैध कब्जों पे लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं इससे ऐसे गंभीर अपराध बताए आपको। कांग्रेस के लोगों को ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोग हमेशा आपने देखा है कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ी है, देश सेवा की भावना से काम करते हैं। भाजपा के लोगों ये उनको दर्द नहीं है और दर्द कांग्रेस में, इसलिए देश सेवा की भावना से हमेशा काम करते हैं और देश सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। कांग्रेस ने आपने देखा खाद्य सुरक्षा भी लेके आई, RTI लेके आई, उसके साथ साथ किसानों का भूमि अधिग्रहण भी लेके आई। तीनों बिल इतने साइलेंट बिल थे, इन्होंने इसमें परिवर्तन कर लिए इन लोगों ने। जनता के हित की बात करें तो ज्यादा अच्छा हमारे अपराधी वाले जो अपराधियों को दूर रखेंगे तो निश्चित ही संसद भी सुधरेगी, विधानसभा भी सुधरेगी और देश के लिए फायदा होगा, हमारे प्रदेश के लिए भी उसका फायदा मिलेगा। इसलिए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, जो गंभीर अपराधी है, उनको नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं लाना चाहिए, या अपने चुनाव आयोग को नियम बनाना चाहिए, सरकार को नियम बनाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए। इन लोगों को नहीं आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देश सुधरेगा। अपराधी लोग आएंगे तो निश्चित ही वो अपराधियों को संरक्षण देंगे और अपराधियों को संरक्षण देंगे तो अपराध बढ़ेगा। और अपराधी नहीं आएंगे, अपराधी को संरक्षण नहीं मिलेगा तो अपराध भी कम होंगे। इसीलिए इस भावना के साथ काम होना चाहिए। हमारा सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश का विकास, प्रदेश का विकास, प्रत्येक नागरिक का विकास होना चाहिए। त्रिवेदी जी, आपने सभी को सुना होगा, राजनीतिक दल के लोगों को सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपके सामने है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अखबार में छापना चाहिए, पार्टियों को घोषित करना चाहिए कि इनके ऊपर इतने अपराध हैं। क्या पार्टियों के घोषित करने से, अखबारों में छपवाने से अपराध कम हो जाएगा या अपराधियों का राजनीति में आना कम हो जाएगा? एक दूसरा सवाल ये है कि अपराध यदि किसी के खिलाफ दर्ज हुआ है, यदि वो फेक है, गलत है या झूठा फंसाया गया है, तो उसमें किस स्टेज तक ऐसे व्यक्ति को अलाउ किया जाना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए कि चालान पेश हो गया, FIR दर्ज हो गई, किस स्टेज तक उसको अलाउ किया जाना चाहिए?
इसका क्या मैकेनिज्म बनना चाहिए? मिश्र जी, आपकी बात का उत्तर दूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, बड़ी स्पष्ट बात है। एक तो मान के चलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में नोटा की बात कही, नोटा की नो वन एबव है ना, ये इसलिए कि भाई हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो उसका उद्देश्य यही था कि जनता इनों को रिजेक्ट करे, लेकिन उसका कोई प्रभाव हुआ नहीं। मैं मानता हूं कि इसके प्रभाव से जनता को मालूम तो पड़ेगा कि हाँ, अब ये अपराधी लोग हैं और हमें इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। पर हमने जो बताया कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए पार्टी उनको वोट देती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके की प्रक्रिया अपनाने से राजनीति में अपराधीकरण कम होगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये, बड़ा स्पष्ट निर्देश है अभी जो चुनाव कानून है उनका तरह कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो उसको चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाता। ये तो बड़ी बात। पर मैं पहले दूसरी कुछ बातों पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि चर्चा में कुछ थोड़ा सा अंतर आया। जब मैंने कहा कि सूचना का अधिकार की बात है, तो सूचना के तहत बात यह है कि भारत के सूचना आयोग ने भारत सरकार को ये सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को भी सूचना के अधिकार के तहत आना चाहिए, जिससे वो बता सके कि किस व्यक्ति को क्यों टिकट दे रहे हैं और कुछ और भी कर। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसको नहीं माना, इसलिए बिल्कुल नहीं माना किसी राजनीतिक दल, सबने उसका मना कर दिया कि हमको किसी बात की जानकारी नहीं देना। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो छोटे छोटे अपराधों की बात हो रही है, ये कहीं है ही नहीं। ये निर्वाचन नियमों में बड़ा स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारे जो आर्थिक अपराध हैं, हमारे महिलाओं के प्रति अपराध हैं, जो गंभीर अपराध हैं, हत्या के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, इस तरह के अपराध, या फिर ड्रग को लेकर, या फिर हमारे दहेज को लेकर, या फिर मिलावट को लेकर, या फॉरेन एक्सचेंज के कानून को लेकर है। इस तरीके के सारे कानून के लिए व्यवस्था दी गई है कि कौन से अपराध हैं। और बड़ा स्पष्ट है कि जिन मामलों में अपराधी घोषित कर दिया जाता है, उस पर तत्काल उनको निरहित करने की कार्रवाई होती है। लेकिन जब तक अपराधी घोषित नहीं होता है, तब तक निरहित नहीं होता है। मेरा बार बार कहना है कि ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन यही है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास जो 3 निर्देश हैं, जन प्रतिनिधि कानून 1950, जन प्रतिनिधि कानून 1951 और हमारे निर्वाचन के नियम, इन नियमों के अंतर्गत प्रावधान है। और इंडियन पीनल कोड में जो गंभीर अपराध हैं उनके लिए ये धारा 109, धारा 111, धारा 144, ये सब बात कहीं आती ही नहीं है। त्रिवेदी जी, ये हमारी जी त्रिवेदी जी, एक सीधा सवाल है जो आपने बात कही कि जब तक अदालत उसको अपराधी घोषित ना कर दे, तब तक वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, यही मतलब हुआ ना? हाँ, बिल्कुल यही मतलब दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल फिर से कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, या कोर्ट के पास है। इसीलिए मिश्रा जी, मैंने कहा था ना कि न्यायपालिका भी इससे बरी नहीं है। न्यायपालिका को भी ऐसे जितने प्रकरण हैं उनमें निर्देश दें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक नेता जो हैं उनके विरुद्ध जो केसेस चल रहे हैं, उनका निराकरण प्राथमिकता के आधार पे त्वरित रूप से किया जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए, हमारा कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक दलों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एक दूसरा जो निर्देश है, दोनों चीज़ों का राजनीतिक दल सभी मिलकर पालन करें और उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि राजनीति में अपराधी ना आए और न्यायालय को इस तरह की टिप्पणी करने का मौका ना मिले। और यदि ऐसे मामले न्यायालय तक जाते हैं तो न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि इन मामलों पर वो त्वरित कार्रवाई करे, ताकि ऐसे लोग जो केस के पेंडिंग होने के कारण राजनीति में बने रहते हैं उस पर लगाम लग सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।